निरंतरता की क्रमभंगता। नेपाल और भारत एक ही सभ्यता के दो टुकड़े के रूप में इतिहास या भूगोल में जो है सो आ गए हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मेल मिलाप जितना जरूरी है उतना ही नेपाल के आत्मनिर्णय की क्षमता भी जरूरी है। आधारभूत सुरक्षा आधारभूत सुरक्षा में बचने वाले देश बनाने के नीति अख्तियार नहीं कर सकते। समाधान का प्रयास इसी बिंदु से शुरू होता है। कोइराला ने अपने देश के लिए जिस तरह का मेल मिलाप के बारे में सोचा था, ठीक उसी के माथे पर आक्रमण करके अभी का राजनीतिक संक्रमण काल अपने को टूंगियाउना खोज रहा है। इससे नेपाल मूलभूत रूप में क्यों बन नहीं सका, यह बात भी स्पष्ट होता है। दोनों देशों को अपने संबंध के सिलसिले में यह निर्णय करना बहुत जरूरी है कि उन लोगों को अपने बीच में निरंतरता रखना है या क्रमभंगता में जाना है। श्री राम शरण महतो जी ने जो बजट दिया है उस पर श्री भरत मोहन अधिकारी जी का प्रतिक्रिया सगनमाथा चैनल से मैंने सुना। उससे मैं किसी भी हालत में सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि मधेश का जो गरीब तबका उस समय का था और वह उस समय का जो युवा मध्यम विद्यार्थी वर्ग जो पढ़ने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में जाते थे और वहां से पढ़कर आते थे, ये और 2017 साल के बाद पंचायती व्यवस्था लागू होने के बाद नेपाल के भीतर रह गए कम्युनिस्ट कैडर जो पंचायती व्यवस्था के विभिन्न पदों पर बैठकर
शोषण रहित समाज के नाम पर वामपंथी सिद्धांतों को लागू कर रहे थे और हदबंदी और मोहियानी अभियान के द्वारा शोषक और शोषित वर्ग के बीच नफरत का एक ऐसा दीवार खड़ा करते चले गए जिससे किसान और किसान मजदूर के बीच नफरत और असहयोग का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने किसान और किसानी का हजारों हजार वर्षों से चला आ रहा संबंधों को ध्वस्त कर दिया और हमारी गाय और बैलों पर आधारित हिंदू व्यवस्था वाली खेती को मशीनों और कम मजदूर लगने वाली पाश्चात्य शैली के खेती पर आधारित कर दिया। परिणाम स्वरूप हमारे बहुत सारे खेतीहर मजदूर अपने घरों को छोड़कर शहरों में जाकर रोजगारी करने के लिए मजबूर हुए। इसका सामाजिक परिणाम यह हुआ कि गांवों में उनके महिला वर्ग का चारित्रिक हनन हुआ और शहरों में इनके द्वारा इन्होंने वहां के मध्यम वर्ग के युवा लड़कियों के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार किया और इसका राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि इस सभी के लिए राजा और पंचायती व्यवस्था को दोषी ठहराया गया। खासकर किसानों के युवा पीढ़ियों के द्वारा जो बगल के कॉलेजों और महा कॉलेजों से पास होकर निकल तो जाते थे, लेकिन वे सरकारी कामकाज के अलावा और किसी काम के नहीं होते थे, क्योंकि यह अंग्रेजी मार्क्स और मकाले शिक्षा पद्धति के उपज के रूप में आए थे। ऐसे लड़के विभिन्न राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम में आते थे। अपने बगल के कॉलेजों और महा कॉलेजों के प्राध्यापकों से वे जयप्रकाश नारायण, लोहिया और इसी तरह मार्क्स, लेनिन और माओ के विचारों से मार्क्स और विचारों जैसे नेताओं के चंगुल में पड़कर समाजवादी और साम्यवादी विचारों में पककर वे अपने देश में आते थे और अपने देश में वही विचार फैलाते थे, जिससे किसान और किसान मजदूर के बीच की दूरी बढ़ती चली जाए। 2040 साल से पहले वह मजदूर जो खेत में रोपनी और कटनी के समय गांव आ जाया करते थे, क्योंकि रोपनी और कटनी में उनको अच्छी आमदनी हो जाया करती थी और साथ ही उन लोगों को अपने परिवार के लोगों से भी मुलाकात हो जाया करती थी। लेकिन अब तो वह लोग अरब और मलेशिया जाते हैं
और 2-2 3-3 साल के बाद आते हैं। इस बीच वह लोग जो पैसा अपनी पत्नी को भेजते हैं उसका जरूरी नहीं कि वह उसका सदुपयोग ही करे। बहुत केस में तो उसकी पत्नी किसी दूसरे के साथ घर बसा चुका होती थी और जब वह आता था और यह स्थिति को देखता था तो मामला या तो डाइवोर्स तक पहुंचता था या फिर पत्नी की मार पिटाई या उसके यार के साथ मार पिटाई या फिर दोनों में से किसी एक के खून खराबे तक बात पहुंचती थी। अब हर केस में ऐसा नहीं भी होता है और पति पत्नी सुलह कर लेते हैं और फिर पति पुनः विदेश चला जाता है, लेकिन इस बार वह अपना बैंक खाता खुद के नाम पर खोल कर जाता है। अब पत्नी के हाथ में पैसा न मिलने पर से पत्नी का यार अधिकांश मामले में अपनी यारानी को या तो छोड़ के चला जाता था या फिर अगर दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ गया हो तो दोनों साथ साथ रहने लगते थे। यह भी सामाजिक विकृति का एक नमूना ही था। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए और क्या हो, यह समाजशास्त्रियों के चिंतन के लिए एक बहुत अच्छा खुराक बन गया है। स्वयं नेपाल के गांव मर्दविहीन हो चले हैं और वहाँ पर खेती करने वाले अधिकांश लोग या तो महिला हैं या बूढ़े हैं। इससे देश का जो प्रगति होनी चाहिए वह नहीं हो पा रहा है और
यह एक समस्या के रूप में दिखाई देने लगा है। देवेंद्र ठाकुर, हिंदू स्वयं सेवक संघ, नेपाल।